स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस न्यूज सेशन में। सोचिए एक व्यक्ति जिसने 7 समंदर पार जाकर गरीबी में रहकर दुनिया की सबसे बड़ी उपाधियां हासिल की, हार्वर्ड, कोलंबिया, लंदन, फिर अपने देश में लौटा। क्या उसे भारत लौटने पर सम्मान मिला होगा? नहीं, उसे फिर भी सड़कों पर अपमान सहना पड़ा। आज हम बात करें एक ऐसे विद्वान की जिसने अपनी अपमान की पीड़ा को लाखों लोगों के अधिकार में बदल दिया। वे कौन था जिसके ज्ञान ने आरबीआई की नींव रखी, जिसने मनुस्मृति को चुनौती देकर सदियों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया? जी हाँ, हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह कहानी उस बालक की है जिसे हर रोज स्कूल में यह महसूस कराया जाता कि वे इंसान ही नहीं है। वे पानी नहीं पी सकता था, यहाँ तक कि वह अंदर नहीं बैठ सकता था। जिस बच्चे का बचपन अपमान में बीता, उसने तय किया कि वे इस अन्याय का बदला तलवार से नहीं बल्कि अपनी कलम से लेगा, ताकि वे हमें स्वतंत्रता दे सके। उन्होंने अपने जीवन का हर एक क्षण ज्ञान को समर्पित कर दिया ताकि हमें स्वतंत्रता समानता दे सके। आइए इस 5 मिनट के सफर में हम जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की उस क्रांतिकारी जिंदगी को जो संघर्ष से शुरू हुई और आज के हमारे इस भारत देश के संविधान पर समाप्त हुई। भारत में सदियों से ही एक अदृश्य क्रूर जेल थी और इसी जेल को तोड़ने के लिए 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में भीमराव जी अम्बेडकर का जन्म हुआ। वे बच्चा जिसने बाद में इस देश का संविधान भी लिखा। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल जो कि सेना में थे और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता ने उन्हें हमेशा ही ये शिक्षा दी थी कि किताबें किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने स्कूल में सबसे मेधावी जो छात्र थे, पर स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर धूल में बैठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वे अछूत थे। प्यास लगने पर कोई उन्हें दूर से ही पानी लेने की मेहरबानी करता था। अगर हम उनके शिक्षा जगत और उनके संघर्ष की बात करें तो भीमराव जो है संस्कृत पढ़ना चाहते थे, पर जाति के कारण उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली और उन्हें फारसी या मराठी में ही पढ़नी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अंधेरा होता मैं एक दिया तो अवश्य जलता है। एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने सने के कारण ही उन्हें अम्बेडकर भी उपनाम मिला। 1906 में उनकी शादी रमाबाई से हुई और इसी के बाद 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी पास की। भीमराव के असाधारण जो है प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति ने उन्हें न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। अगर हम उनके शैक्षणिक या भाषा ज्ञान की बात करें तो वे 7 भाषाएं जानते थे: मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत और फारसी भी जानते थे। उन्होंने कोलंबिया से ही एमए और पीएचडी थीसिस नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया हासिल की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां पे उन्होंने लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी, आज भी हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं ना, स्टूडेंट, युवा शक्ति, उन्हें डीएससी का मतलब तक नहीं पता होगा, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपलब्धि हासिल की। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और ग्रेज इन से उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि भी प्राप्त की। अगर हम उनकी किताबों का अटूट प्रेम की बात करें तो उनका ज्ञान के प्रति जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने मुंबई में अपने घर का नाम भी जो है राजगृह रखा, जिसे उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी के रूप में बनाया। माना जाता है कि और कहा जाता है कि उनके निजी जो पुस्तकालय में 50,000 से अधिक किताबें थी और ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े निजी संग्रहों में से एक थी। भारत लौटने पर उनके जो विश्व स्तरीय ज्ञान को नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा भारत में आए तो भारत उनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन उनके विश्व स्तरीय ज्ञान को नहीं बल्कि उनकी जाति को देखा गया। उन्होंने अब सड़कों पर क्रांति का फैसला किया। बात करते हैं 1924 की। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके बाद 1927 में महाराष्ट्र में चावदार तालाब का एक जल सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां को जलाई, जो कि सदियों पुराने सामाजिक अन्याय का प्रतीक थी। अगर हम उनके राजनीतिक संघर्ष की बात करें तो इसी दौरान उन्होंने जो अपनी पुस्तकें थी, हूरवर्दे, शुद्रोज और एनिमिलेंस ऑफ कास्ट जैसी किताबें लिखकर रूढ़िवादी व्यवस्था की नींव ला दी। उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी जैसे संगठन भी बनाए। उनकी आवाज लंदन के गोलमेज सम्मेलन तक पहुंची, जहां उन्होंने दलितों के प्रत्येक निर्वाचन मंडल का अधिकार जीता। लेकिन मगर महात्मा गांधी ने इसे हिंदू समाज को बांटने वाला कदम मानकर विरोध में सितंबर 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के सामने 2 रास्ते थे, एक राष्ट्र की एकता और दूसरा अपना समाज। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्र की एकता को चुना। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह उनका सबसे बड़ा राजनीतिक बलिदान था। आजादी के बाद नीति का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि वही बालक जिसे स्कूल में बाहर बैठने को मजबूर किया गया था, देश का पहला कानून मंत्री बना और 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया।
अगले 3 साल डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा लिखी और उनकी कलम ने अनुच्छेद 17 लिखा, जिसने छुआछूत को भारत में हमेशा के लिए अपराध घोषित कर दिया। अगर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की महिलाओं के अधिकारों की बात करें, संघर्ष की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लैंगिक समानता को मौलिक अधिकार बनाया। उन्होंने हिंदू कोड बिल को कैबिनेट में पेश किया, जिसके तहत महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, गोद लेने का अधिकार, तलाक लेने का कानूनी अधिकार मिलता। ये एक तरह से महिलाओं के लिए सामाजिक आरक्षण था। और जब ये बिल पारित नहीं हो सका तो 1951 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। यह था महिलाओं के प्रति उनका एक अच्छा कदम। 1935 में उनकी पहली पत्नी जो रमाबाई था, उनका निधन हो गया, लेकिन बाद में 1948 में उन्होंने डॉक्टर सविता अम्बेडकर से विवाह किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक समानता के लिए कानून से ज्यादा लोगों का मन बदलना जरूरी है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बौद्ध और उनके धर्म जो है पूरी किताब भी पूरी की। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं उनके संदेश की। डॉक्टर अंबेडकर की ये कहानी एक अमर सबक है, और ये सबक है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई ये मायने बिल्कुल नहीं रखता। आप अपनी शिक्षा और साथ से अपनी मंजिल कहाँ बनाते हैं ये मायने रखता है। उनका संघर्ष हमें सिखाता है, जागो, संगठित रहो और अपने हक के लिए लड़ो। कैसी रहेगी हमारी कहानी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।